हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 के ऊपर। और चैप्टर 8 कौन सा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वैसे देखा जाए तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के भी दिखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं, जो भी क्वेश्चन थे मैंने इसमें ऐड कर दिए, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ज्यादा हो गए। लेकिन बना लो, कहीं ना कहीं ये फायदा करेगा, नुकसान नहीं करने वाला। और ये 2023 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोनों चैप्टर को मैंने एक कोरिलेट कर दिया, नाम दे दिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि न्यू सिलेबस में यही चैप्टर रखा गया। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं गाइस, और आपको क्या करना है, मैं टिक टिक स्टार्ट करूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर हम लोग वन बाय वन करके मिलाएंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। तो वीडियो को पॉज से हटाओ, क्योंकि अगला स्लाइड भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए। क्यों नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गया मैंने बता दिया, फूड इनहेंसमेंट वाला भी क्वेश्चन इसी में। तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसको भी आप ट्राई करो बनाने को लेकर के। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। चलिए टिक टिक को खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो को आप पॉज से हटाना है। अब हम लोग इसके आंसर पे डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे आगे किसमें, तो बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, जैसे कह रहा गोल्डन राइस इज अ वैरायटी रिच इन। अगर आप गोल्डन राइस खाते हो तो जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको फायदा क्या होगा? गोल्डन राइस खाने से आपको एक और फायदा होगा, आप याद रखेंगे, और वो फायदा है कि विटामिन ए जाएगा। और आपको पता है कि हम लोगों का जो विजन होता है उसमें विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल होता है, दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल। लेकिन ये रेटिनॉल दैट इज विटामिन ए जो बनता है वो एक केमिकल से बनता है जिसका नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। जब हम गाजर वगैरह खाते हैं तो हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, और ये बीटा कैरोटीन ही क्या बनाता है? विटामिन ए बनाता है। तो गोल्डन राइस से आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए कहो या बीटा कैरोटीन कहो, बात बराबर है। द राइट आंसर इज बी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कहता है हाई अमाउंट ऑफ इकोलाई इन वाटर इज इंडिकेट ऑफ। अगर इकोलाई की मात्रा पानी में ज्यादा आपको नजर आ रही है, इन द सेंस आपको क्या समझ में आएगा कि वहां सीवेज पॉल्यूशन ज्यादा है, हार्डनेस ऑफ वाटर ज्यादा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, या प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो आप बताओ कि अगर ये इकोलाई है, इकोलाई इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाली चीज के ऊपर ज्यादा ग्रो करेगा, इन द सेंस कि वो सीवेज पॉल्यूशन होगा। और सीवेज पॉल्यूशन में क्या होता है? ह्यूमन वेस्ट होता है या फिर एनिमल वेस्ट होता है। इस तरह के कोई भी वेस्ट जो होते हैं उसको नाले के पानी में जो हम बहा देते हैं। सपोज करो कि आपके घर में चिकन आया, चिकन को वॉश किया गया और उसको धो करके फिर पानी फेंक दिया गया, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है सब पानी में चला गया। अब उस पानी में माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो द राइट आंसर इज सीवेज पॉल्यूशन में माइक्रोब्स ज्यादा दिखेंगे, तो इकोलाई भी ज्यादा वहां ग्रो करेगा सीवेज वाले में। क्लियर? अगला है क्वेश्चन थर्ड, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, दैट इज राइट आंसर इज ऑक्सीजन कंजप्शन। कैसे मैं बता रहा हूं, अगर इस पानी के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मींस की अमाउंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ज्यादा है, तो इसको खाने के लिए माइक्रोब्स तो ग्रो करेंगे। जितना ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो करेगा, जितना ज्यादा माइक्रोब्स इसको खाता जाएगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। जितना ज्यादा पॉल्यूशन उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। और जितना अमाउंट ऑक्सीजन इसने कंज्यूम्ड किया, मतलब कि बीओडी जितना ज्यादा है, ये वाटर उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, और बीओडी जितना कम है उतना कम पॉल्यूटेड है। सिंपल सा बात। तो कहता है बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ biological oxygen demand of wastewater is estimated by the measuring the amount of। मेजर जो आप करते हैं किस बेसिस पे मेजर करते हैं? ऑक्सीजन कंजम्पशन के बेसिस में, ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बेसिस में, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस में, या टोटल ऑर्गेनिक मैटर। तो राइट आंसर इज ऑक्सीजन कंजप्शन। जितना ज्यादा ये ऑक्सीजन कंजप्शन करता है उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि बीओडी उतना ज्यादा है। जितना ज्यादा बीओडी है उतना ज्यादा ये पॉल्यूटेड वाटर होगा, मतलब इसमें उतने ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, और फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो कहता है साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दो चीज के लिए, चाहे तो पैडी फील्ड में या फिर राइस फील्ड में, ताकि उसमें और ज्यादा इनहेंसमेंट मिल सके। किस चीज का? उसके डेवलपमेंट का। तो हम लोग राइस फील्ड में, यहाँ पे जो ऑप्शन है पैडी तो नहीं है, तो हम लोग राइस को ही सेलेक्ट करते हैं कि राइस में फील्ड में हम लोग साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। ये याद रखने वाली चीज है, ज्यादा समझना नहीं, वरना मैं खुद समझा देता है, घबराओ मत। अगला एलियोपैथी इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ।
तो एलियोपैथी क्या होती है, मेरी बात समझना। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं, तो सर लगभग सारा प्लांट ग्रो करता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसके आसपास कोई दूसरे प्लांट जो यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, इस ग्रो होने वाले प्लांट को करेगा क्या कि ये अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रीशन करेगा कि इन सब के ग्रोथ को ये रोक देगा या इसको मार देगा या किल कर देगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस प्लांट कर रहा है कि अपने अंदर से ऐसे केमिकल का सिक्रीशन कर रहा है कि उसके दाएं बाएं कोई प्लांट ग्रो ना हो या ग्रोथ ना हो सके, वैसे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एलियोपैथी। तो एलियोपैथी इज द सिक्रीशन ऑफ, नहीं नेक्टर तो नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, द राइट आंसर इज टॉक्सिन। क्या करता है ये? टॉक्सिन, मतलब एक ऐसे केमिकल का सिक्रीशन करेगा कि आसपास बाकी कोई प्लांट वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको प्रोसेस को हम नाम देते हैं एलियोपैथी। क्लियर है गाइस? चलो अगली बात, द एंजाइम्स दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इज, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि द राइट आंसर इज इन्वर्टेज। एक एंजाइम है जो क्या करता है कि ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में। और ये आपको पता है कि ईस्ट में पाया जाता है, और ईस्ट का नाम भी आपको याद होगा, सार्कोमाइसिस सेरेवेशिया नाम का एक ईस्ट होता है जो अपने अंदर से ये एंजाइम निकालता है जिसका नाम है इन्वर्टेज, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्लियर? द राइट आंसर इज इन्वर्टेज। क्लियर गाइस? चलो आई होप सो कि 6 के बाद ये 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग में, साइक्लिंग का मतलब कहीं से आया तो कहीं चला जाएगा। हमारे बॉडी में जो भी चीज है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारे पास आया, दैट इज बायोटिक। वी आर बायोटिक, समझिएगा, हम लोग क्या है? बायोटिक है, मतलब लिविंग है। और एक सर्टेन टाइम आएगा जब हम लोग डेड हो जाएंगे, कोई प्लांट हो तो वो भी डेड करेगा। जब वो प्लांट डेड करता है तो वही चीज डेड एंड डिकेइंग होकर के फिर से वापस कहां चला जाएगा? मिट्टी में चला जाएगा। ये बात आपको पता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायो, मतलब लिविंग, जियोकेमिकल साइक्लिंग, मतलब ये बायोटिक से फिर से वो सारी चीजें एबायोटिक में वापस चली जाएगी, और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे बायोकेमिकल साइक्लिंग। तो बायोकेमिकल साइक्लिंग क्या कहता है? साइक्लिंग ऑफ क्या? वाटर का साइक्लिंग नहीं, साइक्लिंग ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। नहीं, एनर्जी का साइक्लिंग नहीं हो रहा, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम। देखो बाबू, ये बायोटिक हमारे लिए कौन हो गया? ये बायोटिक हमारे लिए इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, और न्यूट्रिएंट जो है वो बायोटिक से निकलकर कहां चला जा रहा? ए बायोटिक वाले कंपोनेंट में चला जा रहा। तो साइक्लिंग ऑफ गैसेस नहीं, ये भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज सी। ठीक है, सिंपल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम, इट्स अ बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग आपको याद रखना है कि बायोटिक से वो कंपोनेंट एबायोटिक वाले सब्सटेंस में चला जाएगा, मतलब नेचर में फिर से वापस चला जाएगा, फिर प्लांट ग्रो होगा, फिर वो आएगा। तो ये वाला पार्ट नहीं है कि नॉन लिविंग से लिविंग में, लिविंग वाला मैटर जब फिर से नॉन लिविंग वाले ऑब्जेक्ट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटकर चेंज हो जा रहा, उसी को हम बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग कहेंगे। द राइट आंसर इज सी। ठीक है गाइस? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल हैपन व्हेन द फर्टिलाइजर्स इज एडेड टू फ्रेश वाटर पॉन्ड। आपके पास कोई फ्रेश वाटर पॉन्ड है, आप क्या करोगे कि बायो फर्टिलाइजर्स इसमें डाल दिए, तो इससे क्या होगा? कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? जैसे ऑप्शन में कह रहा इंक्रीज द एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज द फिश पॉपुलेशन, फिश का पॉपुलेशन घट जाएगा। डेथ ऑफ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, यूरोफिकेशन होगा। इनमें से क्या होगा? तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर होगा क्या। जैसे आपने कोई बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलाइजर्स को ही यहां डाल दिया, तो होगा क्या? इसमें छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, PHYTOPLANKTLON, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो जैसे आपने फर्टिलाइजर्स डाला तो जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तेजी से ग्रो कर गया, कौन ग्रो कर गया? फाइटोप्लैंक्टन। तो ऑब्वियसली है कि यहां प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ गई, है ना? प्रोड्यूसर इंक्रीज किया ना, तो जो प्रोड्यूसर इंक्रीज किया तो उसको खाने वाला कौन है? कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा इंक्रीज इन एक्वाटिक एनिमल्स। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है, इसको खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स यहां पहुंचेंगे क्योंकि यहां खाना
बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर बढ़ जाएगा तो खाना बढ़ जाएगा, और उसको खाने के लिए जो उसके कंज्यूमर है वो ज्यादा अमाउंट में पहुंच जाएंगे। तो द राइट आंसर इज इंक्रीज इन एक्वाटिक एनिमल्स। क्लियर गाइस? चलो 8 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सोमोक्लोनल वेरिएशन आर ऑब्टेन्ड थ्रू। ध्यान देना, जब हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं तब हमारे पास ये सोमोक्लोनल वेरिएशंस हो सकता है। क्या टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लेते हैं, ना कि कोई गैमेट्स लेते हैं, और उसको हम कल्चर मीडिया पे ग्रो कराते हैं। जब वो ग्रो करता है तो उसमें अगर कोई वेरिएशन होता है तो दिस इज कॉल्ड सोमोक्लोनल वेरिएशन। द राइट आंसर इज टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द क्यून हनी बी अराइज फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग एंड इट्स लार्वा फीड ऑन honey, pollen, royal jelly and microbes. तो the right answer is royal jelly। ये जो लार्वा होता है वो लार्वा एक्चुअल में क्या फीड करता है, वो हनी नहीं लेगा, ठीक है, हनी बीज हनी कलेक्ट करेगी, लेकिन वो पिएगा क्या, वो पिएगा रॉयल जेलीज। ये रॉयल जेलीज क्या होता है कि जो वर्कर बीज होती है वो अपने ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक सिक्रीशन करती है, ठीक है, और उस सिक्रीशन को ये लोग पीता है और उस सिक्रीशन को बोलते हैं रॉयल जेलीज। द राइट आंसर इज रॉयल जेलीज होगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट्स आगे बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनब्रीडिंग, क्या समझते हैं आप इनब्रीडिंग से? ठीक है, मैं छोटे में समझा रहा हूं इनब्रीडिंग, क्योंकि ये आपका इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का हिस्सा है और इसको आप समझ लो काफी। इनब्रीडिंग में कहता है द मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। द स्ट्रेटजीज ऑफ इनब्रीडिंग आर, फर्स्ट वन इज सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिकल एंड मेटेड। इनब्रीडिंग में आप क्या करते हैं कि मान के चलो आपने गाय लिया, लेकिन कौन सा गाय लिया, जर्सी गाय, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसमें अगर आप 10 को लेते हो जर्सी में, तो जर्सी गाय में एक गाय को आप ऐसा सेलेक्ट करते हो जिसमें सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा, या फिर वो सबसे कम बीमार पड़ती है, या फिर सबसे अच्छी हेल्दी है, तो उसको सुपीरियर फीमेल लेते हैं। और उधर मेल में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मेल में भी 10 में से एक को सेलेक्ट किया कि भैया ये सबसे अच्छा है, इस दोनों को हाइब्रिड कराएं, अब उससे 5 बच्चा हुआ, उस 5 बच्चे में हम देखेंगे कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल बेस्ट है उसमें से, फिर उसको हाइब्रिड करा देंगे, ठीक है, ब्रीडिंग करा देंगे। फिर उससे जो 4-5 बच्चा या 10 बच्चा होगा उस लोगों में से सेलेक्ट करेंगे कि इसमें सबसे बेटर मेल कौन है, सबसे बेटर फीमेल कौन है, उसको हाइब्रिड करा देंगे। तो कई जनरेशन तक जब हम हाइब्रिड कराते हैं तो हमें क्वालिटी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखता है, और जो अनडिजायरेबल जीन होता है वो हट जाता है। क्लियर? तो इसी को हम लोग कहते हैं इन ब्रीडिंग। तो कहता है द मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड, कितना 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। द स्ट्रेटजीज फॉर इनब्रीडिंग आर सुपीरियर मेल लिए और क्या सुपीरियर फीमेल लेकर के ब्रीड कराते हैं। अगला कहता है द प्रोजीन यू ऑब्टेन फ्रॉम सच टाइप ऑफ मेटिंग आर evaluated and superior males and females among them are identified for the further mating। जो हमने किया, अगला फर्स्ट जनरेशन बना, उस फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं कि सुपीरियर कौन है, फिर उन लोगों का मेटिंग कराए। उसका अगला जनरेशन बना, फिर उस दोनों में देख रहे हैं कि सुपीरियर कौन है, फिर उन लोगों का मीटिंग कराए, फिर अगला जनरेशन बना। मतलब सुपीरियर को सेलेक्ट करते हुए आपको चलना है ताकि आपके लिए सेलेक्टेड जीन हमेशा बना रहे। अगला, इट एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट शुड बी एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं तो जो जीन उसमें मिल्क का प्रोडक्शन कम कर रहा वो धीरे धीरे हट जाएगा। क्लियर? और बचेगा कौन सा जीन, वो जीन बचेगा जो प्रोडक्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड द लास्ट वन इज द मेजर एट डिसएडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग आर इनब्रीडिंग डिप्रेशन वेयर द कंटिन्यू इनब्रीडिंग मेनली क्लोजली इनब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन द प्रोडक्टिविटी। अगर किसी चीज में फायदा है तो नुकसान भी है, और इसमें एक फायदा ये है कि हम लोग इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि 4 से 5 जनरेशन जाते जाते सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल से जो प्रोजेनी हो रहा उसके अंदर फर्टिलिटी कैपेसिटी ही खत्म हो गई। एंड द टर्म इज कॉल्ड, उस टर्म को हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर? जब फर्टिलिटी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और ये 2 मार्क्स के लिए इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो गाइज ये इसका आप क्या करोगे, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपके पास आंसर होना चाहिए लिखा हुआ। क्लियर है?
तो इस चैप्टर का आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।